प्रथमतः मैं विवेकानंद केंद्र को साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे कॉलेज की कमेटी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी छात्राओं को स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित पुस्तक वितरित की और उसके संबंध में एक क्विज का आयोजन किया। तो छात्राओं ने उस पुस्तक को पढ़ा और क्योंकि उनको क्विज में पार्टिसिपेट करना था तो उसको रटा भी होगा। तो ऐसे महापुरुषों के बारे में नॉर्मली हम शायद नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ते नहीं हैं, पर चलिए कंपटीशन के लिए ही आप लोगों ने पढ़ा उनको। जैसा अभी एक छात्रा ने कहा कि जो है वो इंग्लिश मीडियम की थी पर उसको हिंदी में बुक मिली, पर उसने मेहनत की, उसने पढ़ा। पर ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि भारत में रहते हुए भले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हों, पर हम समझते सब कुछ हिंदी में ही। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वही हमारी मातृभाषा। माँ हमारी इंग्लिश में हमसे बोल के नहीं हमको समझा के बड़ा करती हैं, तो हम समझते उसको हिंदी में ही। और कभी और किसी मंच से इस बात को आप ना कहें और अगली बार हिंदी को भी उतने ही अच्छे से जाने जितना कि आप अंग्रेजी को जानती हैं। तो आपके लिए मतलब आपके आगे के जीवन के लिए अच्छा होगा। अभी तो आप बहुत छोटी हैं। कल दुर्गा देवी जी के जो व्याख्यान जो आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी उसमें भी आपने एक शॉर्ट उद्बोधन टाइप दिया इंग्लिश में, पर आपकी जिज्ञासा अच्छी है, उसको भाषा में आप परिवर्तित कर लें या सामंजस्य बिठा लें, बस ये कहना चाहूँगी। बाकी आज के हमारे जो उत्कृष्ट भारत 2047 के ये लेक्चर सीरीज़ होनी है विवेकानंद केंद्र लखनऊ के द्वारा, तो उसके आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी, जो कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन हमारे पड़ोस में ही है और उसके आप प्रभारी जो है निदेशक हैं। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने भारतीयता और जो हमारी सनातन परंपरा है उससे परिपूर्ण आपने ज्ञान हमारी छात्राओं को दिया। बहुत लंबे समय तक छात्राएं बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर उसके बाद उनका मन भटकने लगा। वही ना कि ये उम्र ही ऐसी है कि भटकाव आता है। पर आप छात्राएं हैं और जैसा भाई साहब ने आप पर दायित्व इतना बड़ा दिया कि अगर हमें उत्कृष्ट भारत 2047 की ओर देखना है तो उसके लिए जो है हमें मातृशक्ति ही जो है कोई परिवर्तन ला पाएगी, क्योंकि मातृशक्ति को ही उन्होंने प्रथम गुरु बताया कि जैसी माता होगी वो अपने माँ जैसी परवरिश करेगी बच्चों की, जिस दिशा में ले जाना चाहेगी उस दिशा में वो ले जा सकती है। बस ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इस तरीके के भटकाव और जिसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आज के बच्चों पर हावी हैं और इस वजह से डायरेक्ट जो जिस तरीके से पहले माताएं जो चाहती थी अपने बच्चों को बना लें उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। पर फिर भी ये प्रयास हम ही सबको करना है और आप भावी मातृशक्ति हैं और क्योंकि आगे चलकर आप माता बनेंगे तो आगे क्या संस्कार देंगे, तो हमें तो आप ही को बताना है कि हम तो जो संस्कार दे रहे हैं और आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तभी हम आगे चलकर विश्व गुरु का मतलब हम विश्व को एक दिशा दे सकें। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारा जो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक हमारे जो लीडर हैं मोदी जी, तो उनको विश्व जो है फॉलो कर रहा है कुछ चीज़ों में। आज भी सभी अर्थव्यवस्थाएं डेवलप्ड से डेवलप्ड अर्थव्यवस्थाएं भारत की ओर देखती हैं कि उनकी ग्रोथ रेट कम हो रही है कि बढ़ रही, घटेगी कि बढ़ेगी। अचानक आपको क्या लगता है कि ब्यूटी पीजेंट्स में जो है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सब भारतीय क्यों बना दी गई थी 90 के दशक में? क्योंकि उनको ये दिखा कि भारत का बाजार खोल दिया गया ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत। तो वहाँ यहाँ पर उनको बहुत बड़ी मार्केट जनसंख्या के रूप में दिखी कि जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। और तभी से आपको अगर आप रिकॉल करें, आप तो शायद पैदा भी ना हुई हो, पर अगर आप सोचें तो हम लोग ने वो परिवर्तन
देखा है किस तरीके से लोग ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा हो गए, गोरेपन पर ज़्यादा फोकस होने लगा। पर हमें आगे आने वाले ऐसे 25 साल में ऐसा विकास नहीं करना है कि हम किसी दूसरे से ड्रिवन हों, मतलब हम किसी और के द्वारा निर्देशित हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, इनके द्वारा या यूनाइटेड नेशंस की और संस्थाएं, हम उनके द्वारा ना ड्रिवन हो, हमारी अपनी सोच हो, हमारा अपना विकास का मॉडल हो, जिससे कि हम 2047 में जो भारत हम चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ें। ये जो नीतियां हैं, नीतियों में अभी ये देखा जा रहा है कि जो दर्शन रहा, चाहे वो गांधी जी का हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी का हो, चाहे विनोबा भावे जी का हो, वो दर्शन कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। चाहे वो हमारा सनातन ही दर्शन क्यों ना, वो कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। और हम सारी विकास की दर की बात करें या विकास के मॉडल की बात करें तो हम वही अपनाना चाह रहे हैं जो कि आज की डेट में विकसित राष्ट्रों में धाराशाही होते दिख रहा है। अगर अमेरिका का मॉडल जो है बहुत सही होता तो क्यों अमेरिका आज इतने लंबे समय से रिसेशन से जूझ रहा है? हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम रिसेशन से, मंदी से नहीं जूझ रहे हैं, तो ये आज हम नहीं जूझ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी डिमांड है पॉपुलेशन के टर्म्स में, तो अभी नहीं जूझ रहे हैं। पर अगर हम उसी मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद आगे आने वाले 25 साल 50 साल में हम भी अमेरिका की तरह जो है उस स्तर वो मंदी झेल सकते हैं, या हमें एक संकट उत्पन्न हो सकता है। हमें सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं वहाँ दिख रहा है, वहाँ सामाजिक संकट भी है। अभी जो इंडोनेशिया में आप देखिए कि एक अनाथालय में जो बच्चे रह, तो वहाँ पे डे केयर सेंटर्स आप मानिए, तो वहाँ पर एक साथ इतने बच्चों को भून दिया गोली से। मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। मानसिक विकृतियाँ क्यों? क्योंकि सामाजिक विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जो एक परिवार का सपोर्ट सिस्टम होता था, परिवार की जो धुरी होती थी, महिला बाहर काम करने जा रही है, तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है परिवार अभी, तो इससे थोड़ा सा चेंजेस आए। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है हमारा वो टूट गया, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है। बच्चा पहले डिप्रेशन हो ही नहीं पाता था, अगर मम्मी पापा से कुछ नाराज़ हो गया या माँ बाप से के बीच, तो वो कम ही पलता था, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इन सब के बीच पल जाता था। आज उसका केंद्र क्या है? उसके सिर्फ माँ बाप। मम्मी ने डांट दिया, बच्चे ने फांसी लगा दी। एक मतलब अगर हम ये देख रहे हैं तो ये किस तरफ के विकास और किस तरफ के समाज की ओर जा रहे हैं। हमें अपने विकास का जो रास्ता हम अपना रहे हैं, तो इसका अवलोकन करने का समय आज अमृतकाल में है कि हम आगे के जो 2047 है उस तक क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन सी दृष्टि अपनानी है। तो जैसा कि सर्वेश जी ने कहा कि हमें भारतीय दृष्टि अपनानी है, पर क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स वो दृष्टि अपनाना चाह रहे हैं? एजुकेशन में कुछ हद तक कहा गया कि हाँ, मातृभाषा में एजुकेशन दी जाए। पिछले 8-9 सालों में संस्कृत को बहुत महत्व दिया जा रहा है, नहीं तो हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, संस्कृत एकदम इग्नोर्ड लैंग्वेज की तरह देखी जाती थी। अरे ये तो संस्कृत की टीचर और को भी एकदम मतलब गंवार की तरह लोग ले रहे थे, मतलब बच्चे हम लोग की एज के भी, खासतौर पे कॉन्वेंट एजुकेशन में। पर आज संस्कृत अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रही है प्रदेश में, पूरे देश में और विश्व में भी। तो आज आपके लिए भी स्कोप बढ़ गया है कि आप विदेशों में भी जाकर अपनी बातें वहाँ पर, अपने ज्ञान को वहाँ बता सकते हैं। और ये भी बात है कि यहाँ भारत में ही विरोध होता है कि जब हम भगवत गीता अपनाने की बात करते हैं, जब हम संस्कृत भाषा को अनिवार्य करने की बात करते हैं, वो विदेशों ने तो बहुत जगहों पर अपना ही लिया है। कुछ जगहों पे गुरुकुल व्यवस्था का भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्हें आप ऋषिकेश चले जाएं, आपकी जो धार्मिक नगरी कही जाती है, वो आपके ज्ञान को खोजने के लिए यहाँ आए हैं और आप उनके ज्ञान में भटकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका ज्ञान नश्वर है। वो सब उपभोग करके आए जिसकी लालसा आपके अंदर है। जो है ऐसे नॉवल ही है, पर जो सीकर्स करके एक नॉवल है, अगर आप पढ़िए तो
उसमें यही है कि विदेश से एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति है, वो सब कुछ वो अचीव कर चुका है, उसके बाद से वो सब कुछ छोड़कर और यहाँ पे हिमालय में इधर उधर भटकता है और फिर वहाँ पे उसको क्या ज्ञान प्राप्त होता है और उसको लगता है कि सब मिथ्या है एक तरीके से। तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, तो अपनी दिशा को पुनर्अवलोकन करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। जैसा कि शिक्षा की भी बात आई, हेल्थ की भी बात आई, तो अगर किसी देश को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत या हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, तो मैं तो उसको डेवलपमेंट का सूचक नहीं मानूंगी कि कहीं ना कहीं आपके विकास में कुछ ऐसी कमी रही है जिसकी वजह से आपके यहाँ लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं। कल ही शाम को मुझे पता चला कि मेरी माता जी का लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उनके अभी टेस्ट होने हैं, पता नहीं सिस्ट है, कैंसरस है कि नहीं। और जबकि वो क्या मतलब मुझे लगता है कि उनके जितना तो सात्विक कोई खाते नहीं होगा, बाहर भी नहीं जाती हैं, शुगर पेशेंट रही, डाइट भी बहुत कंट्रोल्ड डाइट रही, उसके बावजूद और लिवर इतना डैमेज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ खा रहे हैं जहरी खा रहे हैं। कि अगर बहुत अब आप लोग, मैं देखती हूँ कि बाहर मोमो का ठेला लगा है, अब हम सड़क पे तो लड़ते नहीं फिर सकते, भले प्रिंसिपल हो, तो ये आप है कि आप उसकी डिमांड ही ना करें तो सप्लाई कहाँ से करेगा। अब आप उसकी मांग ना करें तो पूर्ति कहाँ से होगी। पर वही सड़क का मोमो आप खाते हैं जो बहुत सात्विक भोजन भी कर रहे हैं, पर उस भोजन में क्योंकि केमिकलाइज्ड है, चाहे आप गेहूँ खा रहे हो, चाहे चावल खा रहे हो, चाहे दालें खा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल है, हर चीज़ एक तरीके से टॉक्सिक है। तो जो है अब अगर उसमें भी आप अपनी टॉक्सिसिटी को और बढ़ा ले रहे हैं तो किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। जो आदमी 65-70 साल बाद चीज़ों को बीमारियां उसको घेर रही हैं, तो हो सकता है आपको 20-25-30 साल में ही घेरने लगे। तो इससे अपने आपको सचेत होना है। भाई साहब ने आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की बात की कि हमको उसकी तरफ जाना होगा, उसी में नेचुरोपैथी भी है। तो नेचुरोपैथी सबसे पहले आहार पर ही कंट्रोल करने की बात करती है कि हमें अपना आहार का कंट्रोल करना है, हमें अपना विहार और कंट्रोल करना, मतलब आचरण को कंट्रोल करना है। और इतना प्रतियोगिता का, इतना कंपटीशन का ज़माना है कि स्ट्रेस तो ले ही रहे हैं, स्ट्रेस भी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। स्ट्रेस भी आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी को उत्पन्न करता है। तो हमें कुछ ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो। पर जैसा कहा कि कलयुग है तो बस 5% जो है सत्य है, बाकी 15% मिथ्या है। तो ये मिथ्या है और इसी में हम लोग घूम रहे हैं और फिर बस ये है कि आगे चल के सतयुग आएगा पर हम आप नहीं रहेंगे। पर जो कलयुग में हम इसको जितने अच्छे से जी सकते हैं, पर मुझे लगता है कि कलयुग ही ऐसा काल है जहाँ पर भक्ति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। तो एक तो आध्यात्मिक शक्ति कोई भी हो सकती है, जिनको भी आप माने, एक आध्यात्मिक बल आपको मिलना चाहिए, कोई एक शक्ति में आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सब कुछ आप ही नहीं करते हैं कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कंपटीशन क्वालिफाई कर लूँगी। बहुत कुछ ईश्वर से निर्धारित होता है। जब हमने ईश्वर पे बहुत चीज़ें क्यों छोड़ दी, इसलिए नहीं कि हम बड़े आलसी हैं या निराशावादी हैं, हमने इसलिए छोड़ दी कि उसी स्ट्रेस को हमने कम करने के लिए छोड़ दी कि ईश्वर जो हमारे लिए करेगा शायद अच्छा ही करेगा। तो क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को कम करने का माध्यम है, एक अवलंबन है। हम एक मूर्ति की पूजा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके सामने बैठकर वार्तालाप करके अपनी मन की बात कह लेते हैं जो हम औरों से नहीं कह पाते हैं। तो एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स की तरफ हमें जाना होगा, हमें एक बैलेंस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, हमें भारतीय दर्शन वाली जो अर्थव्यवस्था है उसकी खोज करनी होगी। नहीं तो सब अब आप आज कोरोना आया, 2-2.5 साल बर्बाद हुए, उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि कितने लोग अगर आप देखिए तो अचानक हार्ट अटैक से उसको भी कह रहे हैं हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अरेस्ट, जो है एकदम कार्डियक अरेस्ट है, इस तरीके से तुरंत ख़त्म हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बीमारी की हो, कोरोना की, चाहे उसका वैक्सीनेशन हो, जब हम आर्टिफिशियल चीज़ें बॉडी में जाती ही रहेंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आप नहीं जानते होंगे। और ये दुर्भाग्य है
कि देश ही नहीं विश्व को फार्मास्यूटिकल कंपनियां चला रही हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। और ये युद्ध ना हो, जैसा कि आज अमेरिका ने भी एक चेतावनी दी कि अगर रूस इसी तरीके से चलता रहा तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। और अगर अमेरिका ऐसी बात बोल रहा है तो नेचुरल सी बात है, इसका मतलब अब पावर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। उसको भी लगने लगा कि जो है रूस उसके लिए एक चेतावनी हो सकता है। तो इस युद्ध ना हो, हमें ऐसे, तब तो हम आगे आने वाले समय के बारे में सोच पाएंगे। और भारत इस समय इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहा है कि वो यूक्रेन का भी को भी जो है समझाता है या फिर ये समर्थन देता है, और वो रूस को भी, वहाँ से हम व्यापार भी कर रहे हैं पर अपनी बात भी कहता है। ये दम होना चाहिए कि हम झुके नहीं, अपनी बात को कहें भी। और हमको ऐसी एनर्जी, जैसे वो ज़्यादातर हम पेट्रोल के लिए, या मतलब जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनके लिए विदेशी राष्ट्रों पर ज़्यादा निर्भर हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरीके से वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम ढूंढ लें, जिससे कि हमें बाहर से ऊर्जा बहुत ज़्यादा ना लेनी पड़े, खासतौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और हम दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें। इसीलिए बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हम सशक्त होंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। जब आप कमज़ोर होते हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनता है। आप समाज में भी देखिए, जो एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं, लोग उनकी सुनते हैं, और जो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको कुछ वो कहेगा, वो बड़ी ज्ञान की बात आपको दे जाएगा, साइकिल पर चलता हुआ व्यक्ति, पर आप उसको दुत्कार देंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो अपने देश को सशक्त बनाना है, पर अपनी दृष्टि से उसको सशक्त बनाना है। और कल को आप भी पॉलिसी मेकिंग में आ सकते हैं, या आप जो है अपने परिवारों को, कुछ नई पॉलिसी मेकिंग में अगर आप जॉब के थ्रू नहीं जा रहे हैं, अगर अपने परिवारों को ही अच्छे से चलाएंगी तो वो तब भी आप राष्ट्र को सशक्त करेंगी। और प्रेम से अपने समाज में, अपने देश में और विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर हम आगे बढ़ें, और हमारा जो भविष्य हो 2047 का, जो हमारा, जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे अपने आज़ादी का, तो जो है हम फिर से अपनी जो सनातन परंपरा के समय, संस्कृत के समय, वैदिक परंपरा के समय, हम जब अंग्रेज, मुगल, इसके पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी कि हम 25% के ऊपर, करीब करीब 30% तक विश्व में जो है हमारा हिस्सेदारी थी, तो वो आगे आकर भी हम बना सकें। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि हम सभी अपनी अपनी दिशा में प्रयास करें कि हम किस तरीके से अपने देश को आगे प्रगतिशील बना सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम गर्व महसूस करें, आत्मगौरव का भाव लाएं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं जो आपको जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर आपको बांट कर, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है तेज़ी से, तो वो स्पीड ब्रेकर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सभी से आग्रह है, इन स्पीड ब्रेकर्स में ना फंसें और अपने देश को आगे ले जाएं। धन्यवाद।